हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक आपने देखा कि हमने 4 पाठ आपकी कक्षा 5 के आपकी जो हिंदी बुक है उसके 4 पाठ 4 अध्याय हमने अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, उसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए और उसमें जो व्याकरण दे रखी थी वो भी हमने अच्छे से समझ लिए। ठीक है, अब आपकी बुक में, आपकी किताब में हर 4 पाठ के बाद आकलन दे रखा है। ठीक है, अब उस आकलन को हमें अच्छे से देखना है, समझना है और उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनका हल निकालना है। ठीक है, तो आज हम इस क्लास में, इस कक्षा में हम देखेंगे आकलन 1 को। ठीक है, आकलन 1 जो दे रखा है आपकी बुक में, किताब में, उसको हम अच्छे से समझेंगे, उसके सभी प्रश्नों के हल निकालेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। फिर पहला हमें दे रखा है प्रश्न, चित्र देखकर बताइए कि इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं। आपकी बुक में भी एक ऐसा चित्र दे रखा है, उसको देखना है और बताना है इसमें जो ये बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ही की तरह छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बगीचे में बैठे हैं, देख रहे हो ना आप क्या कर रहे हैं। कोई पानी दे रहा है पौधों को, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई पौधे लगा रहा है, कोई खुदाई कर रहा है ताकि नए पौधे लगा सके। यही हो रहा है बगीचे में, यही होता है बगीचे में। ठीक है, और आप देख भी पा रहे हो बच्चे यही कर रहे हैं, कोई पौधा लगा रहा है, कोई पौधों को पानी दे रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई नए पौधों के लिए, नए पौधे उगाने के लिए वहां पे खुदाई कर रहा है। ठीक है, आपको मैंने उत्तर भी अच्छे से दे रखा था कि आप अच्छे से देख पाओ। क्या दे रखा है, कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, कुछ बच्चे पौधों को पानी दे रहे हैं, कुछ बच्चे झाड़ू लगाकर सफाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कुदाल से मिट्टी खोद रहे हैं। देख पा रहे हो ना आप, चित्र में भी देख पा रहे हो। इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यही है। आपको ये चित्र देख के मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप भी जब कभी बगीचे में जाते हो तब यही सब करते हो या फिर फूलों को तोड़ते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, फूलों को, पेड़ पौधों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको पानी देना चाहिए, नए पौधे उगाने चाहिए, वहाँ की साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अभी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप भी अपने परिवेश को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। आप अपने परिवेश को अच्छा, सुंदर, अच्छा देखने के लिए क्या क्या करते हैं। आपका परिवेश मतलब आपका घर, आपकी स्कूल, आपका गांव, जहां आप रहते हैं, आपके आसपास का वातावरण, आप उसको सुंदर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं। यही करते हैं, वहाँ की साफ सफाई रखना, वहाँ पे नए पेड़ पौधे लगाना। ठीक है, कचरा बिल्कुल भी नहीं करना, जो भी कचरा होता है वो कचरा पात्र में डालना। ठीक है, यही करते हो, सब यही करते हैं अपने परिवेश को सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, रोज कचरा डिब्बे में डालता हूँ, पौधे लगाता हूँ और उनकी देखभाल करता हूँ, अपने घर और स्कूल की सफाई करता हूँ और पानी और बिजली की बर्बादी नहीं करता। ठीक है, दोस्तों को भी साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित करता हूँ। इस चित्र में भी आप देख पा रहे हो, कचरा पात्र में, नए पौधे लगाना, जल का और बिजली का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना, स्कूल, घर की सब जगह साफ सफाई रखना और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को प्रेरित करना कि आप भी साफ सफाई रखो। जल और बिजली का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हर जगह पे साफ सफाई रखनी चाहिए, कचरा जो भी होता है वो कचरा पात्र में डालना चाहिए और नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, आप इसका उत्तर अच्छे से देख सकते हो और आप सीख भी सकते हो। आपको भी अपने घर के आसपास, अपने परिवेश में, स्कूल में, हर जगह पे साफ सफाई रखनी चाहिए, हर जगह पे पेड़ और पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, चित्र में बच्चे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आपको साथियों के साथ काम करना कैसा लगता है। ये आप चित्र देख पा रहे हो, इसमें सभी बच्चे मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सबको अपना अपना कार्य सौंप रखा है। जैसे शादी में होता है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं, सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं,
जल्दी से होता है, एकता से होता है, प्रेम से होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये सब मिलजुल के कार्य करते हैं, कार्य कर रहे हैं। आप अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठी, अपने मित्र, उनके साथ मिलजुल कर कार्य करते हो, तब आपको कैसा लगता है उनके साथ काम करके? साथ काम करने से काम जल्दी और आसानी से हो जाता है। साथ काम करने से क्या होता है, काम एक तो जल्दी होता है, एक आसानी से होता है, ठीक है। आपने भी कभी कभार किया होगा, एक साथ में जब मिलजुल कर काम करते हैं हम, तो काम बहुत जल्दी होता है और आसानी से होता है, ठीक है। और एक दूसरे की मदद करने से प्यार और मित्रता भी बढ़ती है। सब मिलकर काम करने से आनंद आता है और थकान कम लगती है। मिलजुल कर काम करने से हमें टीम वर्क और सहयोग की आदत पड़ती है। टीम वर्क और सहयोग से ही तो जल्दी काम होते हैं, उसी प्रकार से हमको उसकी आदत पड़ती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला है, आपके द्वारा देखे गए मेले, पिकनिक या किसी शैक्षणिक भ्रमण का अनुभव अपने शब्दों में दोस्तों को सुनाइए। आपके द्वारा कोई मेले में आप गए हो, कोई पिकनिक पे गए हो, या फिर शैक्षणिक भ्रमण मतलब कोई शिक्षा की जगह, जैसे म्यूजियम हो गया, कोई और भी अच्छी जगह जहाँ पे शिक्षा से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें सीखने को मिलती है, उन सब का अनुभव हमें अपने दोस्तों को बताना है, ठीक है। आप कोई शैक्षणिक भ्रमण या फिर मेले या फिर पिकनिक में जब भी जाते हो, आपको उनका अनुभव कैसा होता है वो आपको अपने दोस्तों को सुनाना है और आपके नोटबुक में भी लिखना है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगी कि आपका अनुभव कैसा रहा मेले में, पिकनिक में या फिर शैक्षणिक भ्रमण में, ठीक है। पहले मेले का अनुभव, मैं मेरा अनुभव सुनाता हूँ मेले का, ठीक है। पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ मेले में गया था, ठीक है। यहीं हमारे पास में ही मेला लगता है, मंदिर है खेमा बाबा का, वहाँ झूले थे, मौत का कुआं और ऊँट की सवारी बहुत ही मज़ेदार लगी, ठीक है। मेले में क्या था, झूले थे जो कि हमने झूले, ठीक है, वो हमें मज़ेदार लगा। मौत का कुआं भी था जिसमें गाड़ियाँ घूमती है, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ठीक है। और ऊँट की सवारी, वो भी हमें बहुत मज़ेदार लगी। मैंने खिलौने और किताबें खरीदी। मैंने तो खिलौने नहीं खरीदे, लेकिन बच्चों को मैंने दिलाए खिलौने। मेरे तो बच्चे नहीं है लेकिन भाई के हैं। मेले में बहुत भीड़ थी और चारों ओर रोशनी से सजावट की गई थी। मेले में बहुत भीड़ थी, मेले में भीड़ होती है, आप देखते ही हो। और चारों ओर रोशनी से सजावट की गई थी। उस दिन मैंने बहुत ही आनंद लिया। उस दिन मेरे को बहुत ही मज़ा आया। झूले झूलने को मिल जाए, मौत का कुआं, ऊँट की सवारी और खिलौने और किताब देखने को मिल जाए, आपको मजा आएगा नहीं आएगा? किताबों का नाम हटा दो सर, ऐसा नहीं होगा। किताबों में भी रुचि लेनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अपने मेले का अनुभव लिखना है। आप जब भी मेले में गए हो तो आपको अनुभव कैसा रहा। अब मैं पिकनिक का अनुभव बताता हूँ। हम स्कूल के दोस्तों के साथ पिकनिक पर गए थे, ठीक है। वहाँ हमने खेल खेले, स्वादिष्ट खाना खाया और खूब मस्ती की। सभी दोस्तों के साथ बिताया गया समय बहुत ही यादगार रहा। हम स्कूल के जो भी दोस्त थे उनके साथ पिकनिक पे गए थे। हमारे टीचर भी या अध्यापक भी कह लो, वो हमारे साथ थे। वहाँ हमने खेल खेले, ठीक है, स्वादिष्ट खाना भी खाया, खाना खुद बना के खाया वहाँ पे, और खूब मस्ती भी की। सभी दोस्तों के साथ बिताया गया समय बहुत ही हमारे यादगार रहा। बहुत ही मज़ा आया पिकनिक में। इसी प्रकार से आपको भी अपने पिकनिक का अनुभव बताना है। कभी आप पिकनिक पे घूमने गए हो अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के भी साथ, तो वो आपको अनुभव अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने दोस्तों को भी सुनाना है, ठीक है। अब शैक्षणिक भ्रमण का अनुभव। हम स्कूल से एक संग्रहालय देखने गए थे, ठीक है। वहाँ पुराने सिक्के, संग्रहालय यानी म्यूजियम, जहाँ पे पुरानी चीजें संभाल के रखी होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, पुराने सिक्के थे जो पुराने समय में थे, राजा महाराजाओं के समय पे। मूर्तियाँ थी, ऐतिहासिक चीजें देखकर हमें बहुत ही जानकारी मिली। वहाँ संग्रहालय में क्या था, मूर्तियाँ थी, सिक्के थे, पुराने ऐतिहासिक चीजें थी। ऐतिहासिक यानी जो पुरानी चीजें हैं, पुराने समय में जो
जो तलवारें हो जाए, कुछ भी हो जाए राजा महाराजाओं के समय की, ठीक है। वो चीज़ें देखकर हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। अध्यापक ने हमें हर चीज़ का महत्व समझाया। अध्यापक ने हमें हर चीज़ का महत्व समझाया और उसके बारे में बताया कि वो क्या चीज़ थी और वो किस लिए उपयोग में होती थी। यह वर्णन ज्ञानवर्धक और रोचक था। यह वर्णन हमारे लिए ज्ञानवर्धक था, यानी कि हमें इस वर्णन में बहुत ही चीज़ें सीखने को मिली और ये बहुत ही रोचक था, ठीक है। इसमें भी हमें बहुत मज़ा आया। इसी प्रकार से आप भी कभी ऐसे संग्रहालय में या फिर कोई भी शैक्षणिक भ्रमण पर आप गए हो तो आप अपना अनुभव अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और अपने दोस्त को भी सुना सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपको अगले 30 दिनों तक रोज एक पेड़ लगाना है, ठीक है। अगर आप लगा पाए तो मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। आपको कमेंट करके बताना है मैंने इतने पेड़ लगाए, ठीक है। अब झूठ मत बोलना, जो है सही सही लिखना, ठीक है। झूठ बोल के आप इनाम नहीं ले सकते। मैं पूरा वेरीफाई करके आपको आपका इनाम दूंगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, अब हमें एक कहानी दे रखी है, उसको हमें पढ़ना है और आगे उसके जो प्रश्न दे रखे हैं उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। अब एक कहानी क्या दे रखी है। दो भाई बहन थे। दो भाई बहन थे, नाम था उनका मोहन और चंपा। दो भाई बहन थे, एक का नाम क्या था, एक का नाम था मोहन, एक का नाम था चंपा, ठीक है। मोहन बड़ा था और चंपा जो थी वो छोटी थी, ठीक है। और दोनों मिलकर घर के सभी काम करते थे। दोनों मिलकर काम करते थे सभी घर के, ठीक है। मोहन 13 साल का था और चंपा 10 साल की थी। मोहन जो था वो 13 साल का था और चंपा जो 10 साल की थी और दोनों मिलके घर का काम भी करते थे आपकी तरह। आप किस प्रकार से कभी कभी मम्मी की सहायता करते हो घर के काम में, जैसे बर्तन धोने में या फिर खाना बनाने में या फिर घर की साफ सफाई करने में, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी घर का काम करते थे। आगे क्या है, एक दिन चंपा खेत की रखवाली कर रही थी। चंपा जो थी वो खेत की रखवाली कर रही थी, यानी कि खेत में कोई जानवर ना आ जाए, ठीक है। वो खेत में जो उसकी फसल थी उसकी रखवाली कर रही थी, उसकी रक्षा कर रही थी। मोहन घर पर खाना बना रहा था। मोहन जो था वो घर पर खाना बना रहा था। तभी चंपा को पास के खेत में से किसी के रोने की आवाज आई। चंपा जब खेत में थी तभी उसको पास के खेत में से किसी के रोने की आवाज आई कि कोई तो रो रहा है पास के खेत से। वह तेजी से आवाज की दिशा में भागी। वह तेजी से गई जल्दी जल्दी में और आवाज की ओर भागी कि कौन रो रहा है, जरा चेक तो करो, ठीक है। तभी उसने क्या देखा, उसने देखा कि पास के खेत की रखवाली करने वाला घासी मसान पर चढ़ा है। पास के जो खेत की रखवाली करता था घासी, इसका नाम था घासी, ये मसान पर चढ़ा है। मसान क्या होती थी, मसान खेत में लकड़ी की बनाई होती है ऊपर ऊपर और उसके ऊपर बैठने के लिए बनाया जाता है ताकि उससे खेत की रखवाली कर सके और वहां से पूरा नजारा ऐसे देख सके। थोड़ा ऐसे ऊपर की ओर बनाया जाता है, ठीक है। तो वो घासी मसान पर चढ़ा था और खेत की रखवाली करने वाला था वो, और रो रहा था। वो मसान पर बैठा बैठा रो रहा था तथा उछल रहा था। नीचे गुस्से में एक सियार खड़ा था। सियार यानी ये भेड़िया कह लो या फिर, ठीक है, सियार जो होता है वो नीचे गुस्से में सियार एक खड़ा था उसको मारने के लिए। अब आगे क्या हुआ, तभी चंपा बोली घासी रो मत, मैं आई। ये जो घासी रो रहा था उसको बोला चंपा ने कि तू रो मत, मैं अभी आई उसको बचाने। ऐसा कहकर चंपा मसान की तरफ लपकी, मतलब वो मसान की तरफ भागी। उसके दाएं हाथ में लाठी थी, ठीक है, दाएं हाथ यानी राइट हैंड, उसके हाथ में एक लाठी पकड़ रखी थी। चंपा को देखकर सियार भाग गया। वो लाठी लेके जैसे सियार की ओर चंपा भागी तो जैसे ही जो सियार था वो वहां से भाग गया और घासी को चंपा ने मसान के नीचे उतारा। दोनों घर की तरफ चल पड़े। सियार को वहां से भगा दिया चंपा ने। फिर चंपा ने क्या किया, घासी को मचान से नीचे उतारा और दोनों
घर की तरफ चल पड़े। ठीक है, आगे मोहन ने रोटी बना ली थी। मोहन जो था उसने रोटी बना ली थी, लेकिन साग नहीं बनाया था, साग यानी सब्जी। मोहन ने रोटी तो बना ली थी अब खाने में, लेकिन सब्जी के बिना तो रोटी नहीं खाई जाएगी। तीनों ने मिलकर हरे चने और चने चीले और सब्जी बनाई। तीनों ने मिलकर क्या किए, हरे चने उनको छीला और सब्जी बनाई, चटनी बनाई और खाना खाया उन सब ने मिलके। उसके बाद मोहन और चंपा घासी को उसके घर तक छोड़ने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, सबने अच्छे से खाना खाया, सब्जी बनाई, चटनी भी बनाई और उसके बाद वो उसको घर पहुंचाने के लिए चले गए। अब ये कहानी तो हमने अच्छे से समझ ली है। ठीक है, अब इसके जो प्रश्न उत्तरी है वो हम देखते हैं और इनके प्रश्नों के हल करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है चंपा और घासी दोनों मिलकर काम करते हैं, आप घर के काम में किस किस की मदद लेते हो। चंपा और घासी जो है वो मिलकर घर का सारा काम करते हैं, तो आप किस प्रकार से घर में घर वालों की मदद करते हो, आप बताना है, आपको अपना अनुभव बताना है। आप अपने घर में अपने मम्मी की, पापा की किस प्रकार से मदद करते हो। ठीक है, आप साफ सफाई में मदद करते हो, या फिर खाना बनाने में, या फिर खेत में कोई काम है उसके लिए, उस प्रकार से आप किस प्रकार से मदद करते हो वो आपको इस उत्तर में लिखना है। ठीक है, जैसे माँ के साथ बर्तन और खाना बनाने में ये मदद करते ही हो आप, पिताजी के साथ बाजार जाने और सामान लाने में ये भी मदद होती है एक प्रकार की, भाई बहनों के साथ कमरे की सफाई और पढ़ाई में। इस तरह से हम सब मिलकर घर के सारे काम आसान बना लेते हैं, सब एक दूसरे की मदद करके घर के काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। ठीक है, कोई खाना बनाने में, कोई बर्तन धोने में, कोई साफ सफाई करने में, कोई पढ़ाई करने में, ऐसे सब मिलजुल कर काम करते हैं, सब काम और भी आसान हो जाता है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप घर में कौन कौन से काम करते हो और घर वालों की काम करने में मदद करते हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घासी मसान पर बैठा हुआ था, आपने खेत में मसान देखा है, मसान क्यों बनाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि घासी मसान पर बैठा हुआ था, आपने खेत में मसान तो देखा ही है। ठीक है, वो मसान क्यों बनाते हैं आप बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि मसान जो है एक लकड़ी और बांस से ऊंचा बनाते हैं, इस प्रकार से देख रहे हो ना आप, नीचे ऐसे लकड़ी खड़ी कर रखी है, उसके ऊपर ऐसे बैठने के लिए या फिर सोने के लिए बना रखा होता है, ताकि यहाँ से पूरे खेत की निगरानी या रखवाली रखी जा सके। ठीक है, इसे किसान खेत में फसल की रखवाली करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और मसान पर बैठकर वे पक्षियों, जानवरों और सियार जैसे जंगली जीवों से फसल की रक्षा करते हैं। मसान पर बैठकर जो जानवर आते हैं, पक्षी आते हैं, ठीक है, जंगली जीव, उनसे वो फसल लगाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, इस कारण से ये मसान है जो बनाया जाता है खेतों में। ठीक है, आपने भी कभी देखा होगा, आपके खेत में भी होगा, अगर आपके खेत में है तो आप हाँ लिखना। ठीक है, अगर आप शहर के रहने वाले हैं, आप मतलब खेत नहीं है, आप खेत गए ही नहीं हो कभी, तो नो लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है चंपा, घासी और मोहन ने मिलकर हरे चने की सब्जी बनाई थी। चंपा, घासी और मोहन तीनों ने मिलकर हरे चने की सब्जी बनाई थी, लेकिन चटनी किससे बनाई पता नहीं चला। सब्जी के साथ साथ उन्होंने चटनी भी बनाई थी, वो किस चीज़ की बनाई वो हमको पता नहीं चला। अब आपके हिसाब से चने की सब्जी के साथ किसकी चटनी बनाई होगी, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि उन्होंने हरे चने की सब्जी तो बना ली, अब उनके साथ उन्होंने कौन कौन सी चटनी बनाई थी, कौन सी चटनी बनाई थी, किस चीज़ की बनाई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो किस चीज़ की बनाई, मेरे हिसाब से चने की सब्जी के साथ हरी धनिया और लहसुन की चटनी बनाई। सबसे पहले हरे धनिए की पत्तियां साफ करके धो ली जाती है। ठीक है, बनाने की विधि मैं आपको बताता हूँ। उसमें हरी मिर्च, लहसुन, नमक और
थोड़ा नींबू का रस भी डालते हैं। फिर इन सबको पीसकर चटनी तैयार की जाती है और वो चटनी बड़ी लाजवाब होती है, स्वादिष्ट होती है, खाने में मज़ा आता है सब्जी के साथ, रोटी के साथ। ठीक है, किस किस ने इस चटनी और खाई है मुझे आप बताना। ठीक है, और कैसी होती है ये भी बताना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है, चंपा को सियार से डर नहीं लगा, यदि आप वहां होते तो दासी को कैसे बचाते। चंपा जो थी उसको सियार से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, वो एकदम निडर होके डंडा लेके सियार को उसने भगा दिया। अगर आप चंपा की जगह होते तो आप क्या करते, भाग जाते या फिर मैं मेरा बताता हूँ। ठीक है, अगर मैं वहां होता तो मैं भी चंपा की तरह हिम्मत दिखाता। ठीक है, सबसे पहले मैं लाठी या डंडा लेकर सियार को भगाने की कोशिश करता। अगर सियार भागता नहीं तो तेज आवाज निकालकर और पत्थर फेंककर उसे डराता, घासी को मसान से सुरक्षित नीचे उतारता। फिर हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी से गांव या घर की तरफ लौट जाते। ठीक है, सबसे पहले मैं उसको डंडे से भगाता। ठीक है, आपके साथ ये भी ऐसा हुआ है कि किसी आपके दोस्त ने कुत्ते को पत्थर मार दिया, वो कुत्ता उसके पीछे जोर से भागा और आपने उसको बचाया है। मेरे साथ ऐसे हो रखा है। ठीक है, मैंने कुत्ते को पत्थर मारा था, वो मेरे पीछे जोर से भागा तो मेरे भाई ने मुझे बचाया था। ठीक है, डंडा लेके। इसी प्रकार से आपको अपना अनुभव लिखना है कि आप अगर उसकी जगह होते, चंपा की जगह, तो आप क्या करते। अगला देखते हैं। अब है हमारे भाषा की बात, यानी कि व्याकरण। ठीक है, सबसे पहले क्या दे लगा है, निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को काटिए और लिखिए। हमें शब्द दे रखे हैं, कौन से, पेड़, खो खो, एकता, शिक्षक, भारत और अनुशासन। पेड़, पेड़ के बारे में आप जानते ही हो। खो खो के बारे में भी आप जानते हो, खो खो एक खेल होता है। ठीक है, और एकता, एकता यानी एकता यानी जो मिलजुल के काम किया जाता है। ठीक है, शिक्षक, अध्यापक, भारत अपने देश का नाम, अनुशासन, अनुशासन बारे में आप जानते ही हो। ठीक है, उसी प्रकार से जो ये हमें शब्द दे रखे हैं उनमें से हमें बताना कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक तीनों संज्ञा एक बार समझा रखी, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी का नाम दिया हुआ हो। किसी का भी हो सकता है, वो अपना हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी स्थान, किसी जगह का, किसी का भी कोई नाम दे रखा हो ना, किसी भी चीज का नाम, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और भाववाचक क्या होता है, भाव यानी जो फीलिंग्स होती है, जो अपने अंदर भाव होते हैं। ठीक है, भाव कौन कौन से थे, एकता थी, एकता ही एक भाव है, अनुशासन भी भाव है अपना। ठीक है, जो अपने मन से आता है, तो वो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक का अर्थ है किसी चीज के बारे में बताया गया है, जैसे खो खो, शिक्षक, पेड़। ठीक है, ये किसी का नाम नहीं है। शिक्षक, शिक्षक तो अब अनेक है, ऐसे नहीं बताया गया कि वो शिक्षक, किसी का नाम लेकर नहीं बताया गया है। जैसे सुनील, सुनील होता तो व्यक्तिवाचक होता, अब उसकी जगह पे शिक्षक दिया गया है। शिक्षक तो अब अनेक होते हैं, इसलिए ये क्या हो गई, जातिवाचक। ये शिक्षक की जाति बता रहा है, अध्यापक की, ये पेड़ की, ये एक खेल की। ठीक है, उसी प्रकार से संज्ञा के बारे में हमने समझ लिया। ठीक है, अब हमें इस सभी वाक्य, इस सभी शब्दों पे हमें एक एक वाक्य बनाना है। अब वाक्य क्या हो सकता है, पहला है भारत, भारत मेरा प्यारा देश है। दूसरा क्या है, पेड़, पेड़ हमें छाया और ऑक्सीजन देते हैं, मालूम है। ऐसे हमें सबको वाक्य बनाने। दूसरे, तीसरा क्या है, शिक्षक, शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है, और चौथा क्या है, खो खो, खो खो एक लोकप्रिय खेल है। पांचवा क्या है, एकता,
एकता में बहुत ही शक्ति होती है। और ये क्या है, छठा अनुशासन। अनुशासन से जीवन सफल बनता है। अनुशासन से क्या होता है, जीवन सफल बनता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको और भी शब्द लेने हैं बहुत सारे, वो आपको छांटना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी व्यावाचक है और कौन सी व्यक्तिवाचक है। और उन सभी शब्दों के आपको वाक्य भी बनाने हैं, एक एक दो दो वाक्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, रात के कई नाम होते हैं। जैसे रात होती है उसके कई पर्यायवाची होते हैं, कई नाम होते हैं। जैसे रात्रि, रात को कई प्रकार से बोला जाता है, रात्रि बोला जाता है, रजनी भी बोला जाता है और विभाकरी। इतने सारे नाम से रात्रि को जाना जाता है, रात को। ठीक है, उसी प्रकार से हमें ये शब्द दे रखे हैं, उनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं कि बादल को और किन नामों से जाना जाता है, सूरज को और किन नामों से जाना जाता है, और धरती को और किन नामों से जाना जाता है। और दो और शब्द ऐसे हमें लेने हैं जिनके भी हमें पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। अब पहला है बादल। बादल के पर्यायवाची क्या है, मेघ, घन और जलद। ठीक है, दूसरा है सूरज। सूरज के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, सूर्य, भानु और दिवाकर। अब तीसरा कौन सा है, धरती, जो हमें दे रखा था। उसका पर्यायवाची कौन कौन, धरती को और किन नामों से बुलाया जाता है, पृथ्वी, भूमि और वसुंधरा। अब जल और चंद्रमा, ये दो शब्द हमने अपनी तरफ से लिए और इनके भी पर्यायवाची दे रखे हैं। जल के पर्यायवाची क्या है, पानी, नीर और वारी। ठीक है, चंद्रमा के पर्यायवाची क्या है, शशि, इंदु और निराकर। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, आपको दो और शब्द लेने हैं जिनके आपको पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आओ कवि बने। अब हमें एक कविता बनानी है अपनी तरफ से। ठीक है, बच्चों एक कविता बनाइए। आप चाहे तो इन शब्दों की भी मदद ले सकते हैं। इस प्रकार से, चक्री झूला जोकर गठरी भूला, मेला ठेला चाट मिठाई खेल खिलौने। इन सभी शब्दों की मदद लेके हमें एक कविता बनानी। ठीक है, आपको कविता बनानी आती है, आप प्रयास कर सकते हैं किस प्रकार से आप कविता बना सकते हैं। ठीक है, आखिरी जो अक्षर होता है उसको एक जैसा रखना है, मतलब उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक जैसा आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से मैंने एक कविता बनाई है इन सभी शब्दों को मिला के, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कविता है, मेला आया ठेला आया, खेल खिलौने का मेला आया, चक्री झूला ऊपर जाए, जोकर हंसकर सबको हंसाए। ठीक है, गठरी भूला बच्चा छोटा, खाकर चाट मिठाई मोटा, हंसी खुशी में दिन निकल जाए, यादों का झोला घर तक लाए। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने ये कविता उन सभी शब्दों को मिला के बनाई है। इस प्रकार से आपको भी एक कविता बनानी, मैंने तो मेले पे बनाई। ठीक है, आपको किस पे बनानी है, आपको बनानी है आपके स्कूल पे, आपके विद्यालय पे आपको एक कविता बनानी है। और मुझे आप जरूर बताना आपने कौन सी कविता बनाई, मुझे आप कमेंट करके एक बार जरूर बताना। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो बच्चों, अब इस प्रश्न में क्या है, इसमें एक चित्र दे रखा है हमें और उसका अनुच्छेद लिखना है कि इस चित्र में हमें क्या क्या हो रहा है, दिख रहा है, वो हम सबको लिखना है। ठीक है, चित्र देख के क्या लग रहा है, देख के ऐसा ही लग रहा है कि कोई मेले का चित्र है। ठीक है, पीछे झूला लगा है, दुकानें लगी है, ऊंट जा रहे हैं। ठीक है, और कोई ऐतिहासिक जगह पे है। ठीक है, वहाँ पे ये मेला है। ठीक है, उसके बारे में चित्र दे रखा है और अब इस चित्र के ऊपर हमें एक अनुच्छेद लिखना है, यानी कि निबंध लिखना है, निबंध के जैसा ही। इस चित्र में क्या हो रहा है ये सब हमें देख के बताना है। मेले का दृश्य, ये हम सब ने अभी देखा, मेले चित्र को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई मेले का दृश्य है। ठीक है, चित्र के केंद्र में एक बड़ा सा झूला है, हमें भी दिख रहा है चित्र के केंद्र में एक बड़ा सा झूला है, तभी तो मेला जैसा लग रहा था, जिसे देख कर लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा मेला है। ठीक है, झूले के नीचे और आसपास कई दुकानें भी है।
ठीक है। छोटी छोटी दुकानें झूले के नीचे और आसपास, जिनमें कुछ टेंट जैसी बनी हुई है, लोग इन दुकानों पर खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है। आगे की ओर कुछ लोग ऊँटों पर बैठे हैं, एक ऊँट के पीछे एक गाड़ी भी जुड़ी हुई है, जिस पर कुछ सामान रखा है। यह दृश्य राजस्थान या किसी रेगिस्तानी क्षेत्र के मेले जैसा लगता है, ऐसा ही लगता है। ठीक है। चित्र में कुछ महिलाएं आपस में बातें कर रही है और कुछ सामान बेच रही है। पृष्ठभूमि में कुछ ऊंची इमारतें और मीनारें दिख रही है, जो किसी किले का महल जैसी लगती है। यह चित्र मेले की पूरी चहल पहल और भारतीयता को दर्शाता है, भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको इस चित्र के बारे में अच्छे से निबंध लिखना है। मैंने आपको एक अच्छा सा निबंध लिख के इस पे दे दिया है, इस चित्र को देखते हुए कि ये पीछे मीनारें बनी हुई है, ये भारतीय संस्कृति को दर्शाता है, किस प्रकार से इस मेले में क्या क्या है, किस प्रकार से दुकानें लगी हुई है, एक झूला लगा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये निबंध लिखना है और समझना है। ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या है, संतों ने हमें क्या समझाया। संतों ने क्या समझाया हमें, पिछले 4 अध्यायों में ये प्रश्न दे रखे हैं, उनको मिला के ये है। ठीक है। संतों ने हमें क्या समझाया, संतों ने हमें समझाया प्रेम करना, भाईचारे से रहना और सच बोलने और सदा जीवन जीने की सीख दी। संतों ने हमें हमेशा प्रेम में रहना सिखाया, सच बोलना सिखाया और सादा जीवन, भाईचारा, ये सब हमें संतों ने सिखाया कि हमें हमेशा सबसे प्रेम से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए और हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एकदम सादा सिंपल ऐसा जीवन जीना चाहिए। और ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, ये सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा ही देना चाहिए। ठीक है। ये आप ध्यान रखना। अहंकार, ईर्ष्या, इन चीज़ों को जीवन में हमेशा हटा देना। अगर आप अहंकार और ईर्ष्या अपने जिंदगी में लाओगे तो आपको जीवन में बहुत कठिनाई आएगी। ठीक है। अगर ये आपने अपनी ज़िंदगी से हटा दिया तो आपका जीवन सफल भी हो जाएगा और आप खुश भी रहने लगोगे। ठीक है। एक बार ये आप करके देखना, आपको जीवन में कितनी खुशी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, श्री राम का चरित्र हमें क्या प्रेरणा देता है। श्री राम भगवान के बारे में हमने एक पाठ पढ़ा था। ठीक है। वो चरित्र हमें, श्री राम भगवान का जो चरित्र था वो हमें क्या प्रेरणा देता है, उनसे हमें क्या सीखने को मिला था। श्री राम भगवान से हमें सत्य, मर्यादा और कर्तव्य और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिली थी। श्री राम भगवान से हमें सत्य, मर्यादा, कर्तव्य और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिली थी कि हमेशा सत्य बोलना, मर्यादा में रहना, कर्तव्यों का पालन करना और आदर्श जीवन जीना चाहिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विवाह के फेरे अधूरे छोड़कर गायों की रक्षा करने के लिए कौन गए थे। हमने गौ रक्षा वाले पार्ट में पढ़ा था कि विवाह के फेरे अधूरे छोड़ के वो गायों की रक्षा के लिए वहां से भाग गए थे, गायों की रक्षा के लिए गए थे, गायों को बचाने के लिए गए थे। वो कौन थे, वो थे बाबूजी, लोक देवता बाबूजी जो थे वो, उन्होंने गायों, अपने शादी के जो फेरे थे विवाह के, उनको अधूरा छोड़ दिया और गायों की रक्षा के लिए वहां से निकल गए और वहीं से अपना बलिदान दे दिया गायों की रक्षा करते करते। ठीक है। क्या नाम था उनका, बाबूजी। लोक देवता के रूप में इनको पूजा भी जाता है। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला है, पवित्र स्थान पर जाने से क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम कोई पवित्र स्थान पे, अच्छी जगह पे जाते हैं तब क्या प्रभाव पड़ता है। पवित्र स्थान पर जाने से मन को शांति मिलती है, एक तो सच्चाई और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कोई अपन पवित्र जगह पर जाते हैं, अच्छी जगह पर जाते हैं, वहाँ बैठने से, वहाँ ध्यान करने से अपने मन को शांति मिलती है और सच्चाई और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है। इसलिए हमको कहीं भी अच्छी जगह पे बैठ के हमेशा 5 से 10 मिनट तक, आपको मैं एक टास्क देता हूँ, आपको रोजाना बैठ के
5 से 10 मिनट तक अच्छी जगह पे बैठना है, रोज एक ही जगह पे बैठना है और ध्यान करना है। बैठ के एकदम मौन होके बैठ जाना है और जितना हो सके मन को शांत करने का प्रयास करना। मौन होके बैठे तब एकदम विचारों से मुक्त होने का प्रयास करना। ठीक है, इस प्रकार से आप रोजाना 10 मिनट भी करोगे तो आपके जीवन में काफी सुधार आएगा और आपके मन को भी शांति मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये आकलन वाला जो था हमारा वो यहीं समाप्त होता है। इसको हमने अच्छे से समझ लिया। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा और इसमें जो जो भी मैंने आपको टास्क दिए वो आप पूरे करना। ठीक है, मिलते हैं फिर अपन अगले अध्याय में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इसके ऐप को भी आप ज्वाइन करिए और इसके यूट्यूब चैनल को भी। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जरूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप।